Okay, so we are live now. Good morning, viewers, and welcome to another session of Sustainable Saturday. I am your host, Sandra, and today we have with us Kshitij Srivastava from the Delhi field team. Kshitij has completed his BTech in Mechanical Engineering from Noida, and he has 6 years of experience in the engineering field. Currently, he is pursuing his MSc in Environmental Studies from IGNOU. He also holds certificates in climate change and sustainability from the Indian Environmental Society and has a Guinness World Record of signature for awareness of Namami Gange 2021. He has been interested in the field of environment from his engineering days itself when he started his visits to the Ramveer Tanwar, and inspired from him, he decided to change his field. And from then on, since February 2023, he has been working as a full time site coordinator looking after the pond sites in Greater Noida. So far, he has restored 3 ponds and currently is working on 2 ongoing projects. And today, Kshitij will be talking to us, as you can see on the screen, about ecological restoration. So, Kshitij, over to you, and we really hope that our viewers have a good session. Thank you, Sandra. Today, my topic is ecological restoration. इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं इकोलॉजिकल के, क्या हमारे अटैम्प्ट होते हैं इसको करने के लिए, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं और किस तरीके से हम इसे रीश्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज की कंडीशन क्या है। हमारे जो ग्लेशियर है, हिमालयन ग्लेशियर है, वो मेल्ट हो रहे हैं। एक्चुअली ये मेल्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो रहे थे, जो 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में हुआ था, लेकिन 2000 के साल के बाद ये डबल हो गए हैं। इसकी मेल्टिंग की स्पीड जो है वो डबल हो गई है। तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, इन सब की वजह से टेम्परेचर राइज हो गया है और इस वजह से वो मेल्ट होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम 20 लाख हेक्टेयर ट्री कवर जो है हमारे इंडिया का, वो खो दिया है हमने 2 डिकेड में। तो काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इसे हम इकोलॉजी के रिस्टोर करें। और साथ ही साथ हमने नेचुरल वेटलैंड है, 4 डिकेड में हमने 1/3 लॉस कर दिया। और जब भारत आज़ाद हुआ था तब करीब 30 लाख से ज़्यादा वेटलैंड हुआ करते थे या फिर वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी। अब जो करीब 3 लाख बची हैं और इसे हमें बहुत जल्दी ख़त्म होने से बचाना है। साथ ही साथ डिग्रेडेड लैंड हो रखी है। एस्टो एरंड एक जगह है साउथ में, जहाँ पे माइनिंग होती है, कोबाल्ट की, सिल्वर की, इन सब की, गोल्ड की माइनिंग होती है। तो वहाँ पे करीब 17200 हेक्टेयर लैंड है, वो ख़त्म हो चुकी है 2010 से। और उसके बाद हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा हेक्टेयर जो ट्रीज़ हैं, वो 20 ईयर्स में हम लॉस कर चुके हैं। और 16,100 एक्वर और डेंस फॉरेस्ट कोंकण वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में जो स्थित है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, 2014 में बहुत फुलफिल था, पूरा भरा हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कटिंग ऑफ ट्रीज, हमने काट दिए 2018 में, ये बहुत कट गए। तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं कि लैंड कितनी डिग्रेड हो चुकी है हमारे भारत में, हमारे देश के अंदर। तो क्षितिज, ये जो डिग्रेडेशन ऐसा हुआ है, ये सारे जगहों का जो आपने अभी बताया है, ये किन किन एक्टिविटीज के वजह से हुआ होगा? आप हमारे व्यूअर्स को बता ये सकते हैं? ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि हमें लैंड चाहिए होती है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, माइनिंग के लिए, हम्म। के लिए, अपने जगह रहने के लिए। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमने नेचर को हार्म करा। तो ये उसको हार्म करने के कारण ये लैंड हम डिग्रेड कर पा रहे हुए हैं। तो हमारे जो भी ये डेली एक्टिविटीज जैसे होती है और हमारा जितना कंजम्पशन होता है, उन सबको पकड़कर चलकर ये सारे लैंड्स ऐसे डिग्रेड होते रहते हैं। जी।
अब हम बात करेंगे कि इकोलॉजिकल रेजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि 2008, 9, 10, 11 तो ये एक रजिस्ट्रेशन करा है कैनाल जो वहाँ पे कहीं बह रही है, तो उसके कैनाल के सामने हमने काफ़ी सारे पेड़ लगाए। तो ये हर साल बार किस तरीके से कैनाल को हमने ट्री से कवर कर दिया। ये एक एक एग्जाम्पल है डिग्रेडेड लैंड को रिवाइव करने का, रिस्टोर करने का। तो इकोलॉजिकल एसेशंस 3 टर्म में काम करता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टर्म में होती है। एक है डैमेज, डिग्रेडेड, डिस्ट्रॉय। डैमेज जो है वो क्या कहते हैं लॉगिंग की वजह से होता है। जैसे रोड, अगर हम रोड बना रहे हैं और नॉन नेटिव स्पेसेस लगा दिए वहाँ पे, तो ये डैमेज इस वजह से हो जाता है क्योंकि उस जो मिट्टी होती है वहाँ की, जो नेचुरल सैंड होती है, नेचुरल लैंड होती है, वो एब्जॉर्ब अडॉप्ट नहीं कर पाती एक सडन चेंज की वजह से। तो ये डैमेज हो जाती है लैंड। डिग्रेडेशन होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे कि अगर हमने पेड़ काट दिए ग्रेजिंग के लिए, या फिर ओवर फिशिंग कर ली, हंटिंग प्रोसेस ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो ये एक तरीके से डिग्रेड, ये एग्जांपल है डिग्रेड होने का, कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, कंबाइनेशन, फंक्शनलिटी बनी रहे। तो अगर वो डिस्टर्ब होती है तो लैंड डिग्रेड हो जाती है। डिस्ट्रक्शन हो गया कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट को रीयूज करती है, वो एक्टिविटीज जैसे कि लैंड क्लियरिंग करना, अर्बनाइजेशन, कोस्टल इरोजन, माइनिंग, जो हम अपनी डेली लाइफ के यूज के लिए लेते हैं, तो उससे डिस्ट्रक्शन होती है लैंड के लिए। अच्छा, तो ये जो इमेज है यहाँ पर वो एक ग्रीन यात्रा के प्रोजेक्ट की ही है, इज इट? इट्स हाँ, इट्स लाइक मतलब आप कह सकते हो ग्रीन यात्रा के प्रोजेक्ट के हिसाब से ही है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्या है इकोसिस्टम रेस्ट्रिक्शन के। तो पहले तो इसके 9 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, पहला प्रिंसिपल जो है कि हमें उस प्रोसेस और आउटकम की सोशल फेयरनेस लाना है, कि लोगों के अंदर गवर्नेंस के थ्रू ये प्रमोट करना कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को ला सकते हैं, आउटकम निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेज है कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में, तो वो एक्टिविटीज़ फाइनलाइज़ करना। फिर थर्ड प्रिंसिपल हो गया एम्स। क्या-क्या एम्स हैं इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, ह्यूमन को हेल्दी रखने के लिए, ह्यूमन की हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, इकोसिस्टम के हेल्दी रखने के लिए। फोर्थ हो गया एड्रेस ड्राइवर ऑफ इकोसिस्टम डेग्रेडेशन। एड्रेस करना लोगों के बीच में एक क्या कहते हैं, एक ड्राइव लाना, कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाना कि इकोसिस्टम डिग्रेडेशन से क्या-क्या अफेक्टेड हो रहे हैं आपकी लाइफ में, डेली टू डेली लाइफ में। फिफ्थ प्रिंसिपल हो गया इनकॉर्पोरेट ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, प्रमोट देयर एक्शन थ्रू द प्रोसेस। क्या-क्या नॉलेज हम गेन कर सकते हैं आसपास के लोगों से, क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम लैंड को रिस्टोर कर रहे हैं, तो कभी-कभार होता है कि हमारी नॉलेज काम नहीं आती, विलेजर्स की नॉलेज काम आ जाती है। तो हम उनके साथ कोऑपरेट करके, वो नॉलेज शेयर करके, हम उसे प्रोसेस में एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकंड एक प्रिंसिपल हो गया कि जो लैंडस्केप है और कभी-कभार होता है जो लैंडस्केप होता है, वो सोशली हार्मफुल होता है और कल्चरली सेटिंग के साथ बैलेंस रहता है। तो वो सोशली हार्मफुल ना हो, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे और कल्चर के साथ सेटिंग रहे, मतलब सोशल, इकोलॉजिकल, कल्चर दोनों तीनों के बीच में बैलेंस रहे। तो वो हमें लैंडस्केप के हिसाब से देखना पड़ता है वो। सेकंड हो गया वेल डिफाइंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इकोलॉजी। एक होता है कि हम शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, तो वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गोल क्या है, वो हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एट हो गया कि प्लान्स क्या है हमारे, हम किस तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इवोल्यूशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, क्या लाइफ टाइम होगा उस प्रोजेक्ट का। और नाइन्थ है integrated policy measure to ensure longevity, maintain funding where improved, appropriate enhance and scale up intervention।
क्या-क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमें फंडिंग जो मिल रही है, जगह से हम एक बार स्टार्ट कर लिया, तो कभी-कभार होता है कि हमें फंड नहीं मिलता बीच में। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये फंड रहे हमारे पास और पॉलिसी जो हमने बनाई है, वो सस्टेनेबल रहे। तो ये इंश्योर करके हमें ये सारी चीज़ें चलनी पड़ती हैं। तो ये और 9th अगर आप, सॉरी, बताइए? कंटिन्यू। या और अगर आप देखने जाएंगे तो एटलीस्ट 6 प्रिंसिपल्स जो है 1 से लेके 6 तक एटलीस्ट, ये सारे ये डिस्क्राइब करते हैं कि लोगों का कितना मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसमें, लोकल्स का, प्लानर्स का, जनरल पीपल का। सो दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी रिक्वायर्स बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरवेंशन एंड पब्लिक टुगेदरनेस, ऐसा कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए फॉर अ रिस्टोरेशन स्पेशली। बिल्कुल, पब्लिक अवेयरनेस तो होना चाहिए, बिना पब्लिक अवेयरनेस से हो नहीं सकता। क्योंकि एब्सोल्युटली। एनवायरनमेंट एक ऐसी फील्ड है कि आप जितना से अवेयर करोगे, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेचर के आप जितना एब्सोल्युटली। फ्रेंडली रह सकते हो, उतना नेचर को भी अच्छा लगता है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। अब आते हैं हम स्टेप्स क्या हैं इकोलॉजिकल एसेशन के। सबसे पहले हो गया इंटरवेंटिंग मैपिंग, मैपिंग करना किस क्या फील्ड है, क्या करना है। क्योंकि इकोसिस्टम रेस्ट्रिक्शन अलग-अलग चीज़ पे डिफाइन होते हैं, जैसे कि हम लैंड का हो गया, वाटर का हो गया, सॉइल का हो गया। तो ये अलग-अलग रेस्ट्रिक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसकी पूरी मैपिंग करी जाती है। फिर लैंडस्केप का हिस्ट्री निकाला जाता है, क्या हिस्ट्री है उसकी। अ, और उसके बाद लैंडस्केप अगर कुछ चेंज हो रहा है, उस उस चेंज को डेवलप करके फिर से इकोसिस्टम फंक्शन किया जाता है। फिर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फिर प्रॉपर प्लान बनाकर मॉनिटरिंग करके फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर लास्ट ही स्टेजेस हो गए कि हम डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं कि हम म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के पास जा रहे हैं और अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जा रहे हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने पड़ते हैं, हमें परमिशन लेनी पड़ती है उन लोगों की कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमें परमिशन दीजिए। फिर उसके बाद प्रोग्राम को रिवैल्यूएट करा जाता है कि हमें कितनी कॉस्ट आएगी, क्या-क्या होगा। फिर जब ये प्रोग्राम डन हो जाता है, तो हम शेयर कर सकते हैं आगे लोगों को, उनको एक्सपीरियंस दिला सकते हैं कि हमने आप ये किया है, तो आप अपनी जगह पे ये करो। ओके। अब वे टू रिस्टोर द प्लैनेट। अब हम यहाँ पे इंडियन की बात नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड की बात करेंगे, ग्लोबल इश्यूज़ की बात करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ़ एक कंट्री से सीमित नहीं है, ये 200 जितनी कंट्रीज़ हैं हमारी प्लैनेट अर्थ में, उन सब के लिए है। ये 10 वेज़ हैं, जैसे कि अगर हमने प्लांट लगाए, हम कहीं भी प्लांट लगा सकते हैं। चाहे आपका फार्म्स हो, चाहे आपका फार्म हाउस हो, बैकयार्ड हो गया, तो आप कुछ भी कहीं भी प्लांट लगाएँ। आप कोशिश करें कि आप नेटिव प्लांट लगाएँ, तो ये ज़्यादा बेटर रहते हैं। फ्री वाइल्ड हो गया, जैसे अगर आप किसी वेटलैंड में जा रहे हैं, नेचुरल पार्क में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाएँ और कोशिश करें कि आप वहाँ पे नेचुरली रहें। कोई यहाँ पे आप पॉलीथीन ना फेंकें, डैमेज ना करें एक तरीके से रिस्टोर जो इकोसिस्टम है वो डैमेज ना रहे, ये हमें देखने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड में, हम वहाँ पे वॉलंटियर कर सकते हैं। फोर्थ हो गया कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, हर साल 14.5 वर्ल्ड ग्रीन हाउस जो है वो मीट खाने की वज़ह से होता है, यानी कि नॉन-वेज खाने की वज़ह से होता है। तो अगर हम मीट कम खाएँ, नॉन-वेज कम खाएँ, तो इससे भी बहुत सारा हो सकता है कि कम हो सकता है, हमारे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए अच्छा होता है। इससे ये होता है कि एनिमल्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो इससे हमारे फूड रिलेटेड जो चल रहा है इकोसिस्टम के वो मेंटेन रहता है। फिफ्थ हो गया कि हम सिम्प्लीफाई योर होम, यानी कि हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम घर में जो किचन हो गई,
किचन में हम ज़्यादातर मॉड्यूलर किचन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो कोशिश करें कि लकड़ी का कम इस्तेमाल हो, जैसे कि हमने लकड़ी कम इस्तेमाल कर ली। अगर हम कपड़े कम खरीदें, यानी कि हम बोरो कर सकते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े में ये होता है कि इसमें 100 ऑफ लीटर एक क्लॉथ को बनाने में लग जाता है, तो उसमें वाटर जो होता है वो कम यूज़ होता है। तो ये हम बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने कुछ बोतल खरीदी, अब उसे थ्रो करने के बजाय हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिपेयर करके हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट और ग्रीन बिज़नेस। ये जो आपने कही बात अभी कि बहुत सारा पानी यूज हो जाता है कपड़े मैन्युफैक्चरिंग में, ये एक्चुअली एक ऐसी चीज है आई थिंक जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती कि जी। कपड़े बनाने में पानी भी यूज होता है। हुँ, उससे हमारा वाटर फुटप्रिंट भी बढ़ सकता है। सो इट्स बिल्कुल। एन एंटायर होल कॉन्सेप्ट अबाउट कितना वाटर यूज होता है इन और इ इस बेसिक पानी चीजों में की ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। कि इसके अंदर डाई जो होती है वो इंक्लूड होती है, तो हम इसे रीयूज़ नहीं कर पाते। तो अगर एब्सोल्युटली अगर करेक्ट। आप रिट्रीट करेंगे उसे भी, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको रिट्रीट करने में भी। इट्स और लंबा एक प्रोसेस हो जाता है, उसमें अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। इट्स वेरी लाइक वो जितना हार्म हम कर रहे हैं वो इंक्रीज होता रहता है उस पूरे प्रोसेस में। जी। तो अब 6th है कि सपोर्ट ग्रीन बिज़नेस। हम ग्रीन बिज़नेस में सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोलर जो मॉड्यूल लगते हैं, प्लांट लगते हैं, हम वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। विंड पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जो कि इको फ्रेंडली हो। तो वो वाले बिज़नेस में हम अपना सपोर्ट लगा सकते हैं। बाय ऑर्गेनिक। बाय ऑर्गेनिक आजकल ये ज़्यादा हो गया है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदें। इंडिया में सिक्किम एक स्टेट है जो फुली ऑर्गेनिक प्लांट्स उगाती है और क्रॉप्स उगाती है। फुली ऑर्गेनिक होता है कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा जाता। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या होता है कि खाना तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जो लैंड थी वो इम्प्योर हो जाती है। अगर आप उस लैंड में अगर आप 40 इयर्स पहले आप खेती करते थे, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड आने से पहले, अब वो 20 इयर्स हो गए, मतलब कि जो लैंड की जो एज है वो कम हो गई। ओके। 8 हो गया डोनेट कंज़र्वेशन ग्रुप्स। जितने भी कंज़र्वेशन ग्रुप्स होते हैं, आप डोनेट कर सकते हो। आप वॉलंटियर भी कर सकते हो, डोनेट भी कर सकते हो। जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं, ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं, उसमें आप ग्रुप में डोनेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर इंडस्ट्रीज़ हो गई, विंड इंडस्ट्रीज़ हो गई, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। 10th हो गया कि जॉइन और ऑर्गेनाइज़ अ बीच क्लीन अप। आप बीच में क्लीन अप कर सकते हो, रिवर की जो साइड्स होती हैं, वहाँ पे आप क्लीन कर सकते हो। तो ये क्लीन अप जो है आप जॉइन कर सकते हो। आप किसी भी सोशल मीडिया कम्युनिटी नेटवर्क में आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारी ये चीज़ें चलती रहती हैं, कैंपेनिंग चलते रहता है। आप वहाँ पे जाइए और आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब बात हो गई कि हम इकोसिस्टम रिस्टोर क्यों करना चाहते हैं। तो अब क्या है कि अब जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब वो डबल रेट पे आगे बढ़ रही है। तो इकोसिस्टम पे बहुत प्रेशर हो गया है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग कि 60% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन में से वो नॉन-वेज खाती है। तो वो स्टिल इतने एनिमल्स नहीं बचे हैं कि वो हमारी फुलफ़िल कर सकें। क्योंकि इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इफ़ेक्ट होती है। हम यहाँ पे अगर हमने अर्बनाइज़ेशन कर रखी है, तो ग्राउंड वाटर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये इसकी वजह से हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करना चाहिए। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हैज़ मैनी बेनिफिट। बेनिफिट बहुत सारे हैं। एक तो नेचर रिस्टोर होता है। अगर आप रिस्टोर कर रहे हो तो आप इकोलॉजिकल की प्रोसेस को समझोगे। आप उसके बाद आप फैमिली, फ्रेंड, नेबर उनके साथ शेयर करोगे, तो वो भी एनकरेज होंगे इसको करने के लिए। और ये हेल्दी हॉबी हो गई, पास टाइम हो गया। आप अपना पास जो टाइम है वो आप
स्पेंड कर सकते हो इसमें, कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन सब के लिए। एंड ओवरऑल हमारे प्लेनेट के लिए ही एक अच्छी बात हो सकती है, तो आई थिंक दैट इज मोटिवेशन इनफ कि हमने एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए हमारा टाइम एंड एनर्जी इन बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इन अ रिस्टोरेशन एक्टिविटी। हाँ, तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। टीआरआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है। ये क्या करती है कि जितने भी हमारे फूड्स हैं, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंश्योर करती है कि वो एक दायरे के अंदर रहें, कि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल ना इंक्लूड करा जाए। तो ये पॉलिसी डिफाइन करती है इस टीआरआई के अंदर। स्ट्रेंथ बनाती है एक 3 इंस्टीट्यूशन के अंडर में। एक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके अंदर ये सारे जितनी कंट्रीज हैं हमारी प्लेनेट अर्थ के अंदर, ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो रन होता है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशंस, इज इट लाइक? आप थोड़ा और बता पाएंगे इसके बारे में? ये टीआरआई जो है, ये प्रोग्राम इनिशिएटिव था यूनाइटेड नेशन में 70s में। तो उस समय क्या हुआ था कि जब हम बात करें अपने अपने कंट्रीज में, तो हमारे उस समय क्या कहते हैं, खाने की काफ़ी किल्लत हो गई थी। तो हमें यूनाइटेड ओके। नेशन यूएस से हमने मंगाना पड़ा। तो सिर्फ हमारे कंट्रीज में नहीं हुई थी, बहुत सारे कंट्रीज में हो गई थी उस समय। और उस समय एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी। तो इकोनॉमिक हम्म। क्राइसिस को दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया कि हम सप्लाई करेंगे अलग अलग कंट्रीज में। तो वो फूड ओके। सप्लाई उसमें करा गया, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी, टीआरआई करके। दैट जो इज आप नाइस। लैंड को डिग्रेड होने से, कई बार होता है कि लैंड हम उसको काट लेते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वो लैंड रीयूज करके रीयूज करें, उस चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये की, ताकि हमें और एग्रीकल्चर लैंड मिले। बहुत सारे ओके। इस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया। ओके। ये सिर्फ क्रॉप्स के लिए नहीं था, ये हर एक चीज़ के लिए था, चाहे वो रिवर के लिए हो गया, मैनग्रोव के लिए हो गया, जो लैंड हम रीयूज कर सकें। वो एक ओके। पॉलिसी थी जो उसके अंडर में आती थी। ओके, सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा इनिशिएटिव ले लिया कि रिस्टोरेशन करेंगे, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेकर एक ग्लोबल स्केल पर जिन जिन हम्म। कंट्रीज को जरूरत है, लाइक आई कैन सी 10 एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज टू ट्रांसफॉर्म रिस्टोरेशन एम्बिशंस इनटू रिजल्ट्स। दैट इज अ बिग प्रोजेक्ट, बड़ा सा एक कुछ प्रोजेक्ट जैसा उन्होंने शुरू किया था। और अब इस टीआरआई के अंदर बहुत सारे रिसोल्यूशन चल रहे हैं। जैसे कि पहला हो गया अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट। ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पैराग्वे में है। वहाँ पे लैंड बहुत डिग्रेडेड हो रखी थी। तो यूनाइटेड नेशन ने ये स्टेप लिया कि 3 कंट्रीज़ को उन्होंने बुलाया और उनको कन्विंस करा कि आप वहाँ पे कवर करिए। तो ब्राज़ील का ओके। 29%, अर्जेंटीना का 40% और पेरू का 71% लैंड को कवर करा, और एक पैक्ट बनाया जिसे हम ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैप में भी कि जो वाइट वाइट है वो एक पैक्ट, उस पैक्ट के अंदर में आता है। तो पेरू जो है वो ऑलमोस्ट कवर है इस चीज़ के अंदर। तो इसमें अब तक जो है वो 7 लाख हेक्टेयर रिस्टोर हो चुके हैं, और 2030 पे ये टारगेट है कि 1 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेंगे, और 2050 में टारगेट है कि 15 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेंगे। और ये जो ओके। फॉरेस्ट पैक्ट है, ये एक अमेजोन के रिवर के पास है। वहाँ पे एक रिवर बहती है, सैन फ्रांसिस्को रिवर, जो ब्राज़ील से निकलते हुए अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। तो ये ब्राज़ील के साइड साइड से होते हुए जाती है। इसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन को रिड्यूस करना है, अर्बनाइजेशन को रिड्यूस करना है,
तो ये सब इस अटलांटिक फॉरेस्ट के अंदर है। फिर आता है अबू धाबी मैरीन एसोसिएशन। अबू धाबी जैसे आप जानते हो कि बहुत ही सुंदर कंट्रीज है और वहाँ पे काफ़ी सारे काफ़ी सारे काफ़ी सारे लोग आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो इकोलॉजिकल भी दिखाना कि जैसे कि एक वहाँ पे एक डॉल्फिन लाइक क्रीचर है जिसे हम डॉगिन्स कहते हैं। वो एक एशियन सी प्रेशर है जो अब एकदम खत्म होने के कगार पे थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने स्टेप उठाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मिलकर वहाँ पे जितने भी कोरल रीफ्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, उसको रिस्टोर करना और डॉगन्स को वापस लाना उस हेल्दी लाइफ में, क्योंकि उनको ये बेस्ट जगह मिलती है रहने के लिए। वहाँ पे उन्हीं का फूड्स होता है, कोरल रीफ्स होती है, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट जगह होती है। और जो Okay. 750 हेक्टेयर है कोस्टल एरिया को वो ऑलरेडी रिस्टोर कर चुके हैं और 2030 में टारगेट है कि 4500 हेक्टेयर जो है वो रिस्टोर करें। थर्ड है ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर एसोसिएशन एंड पीस। ये जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं येलो कलर की, ये वो लाइन है जहाँ पे ट्रीज उगाए जाएंगे, सैपलिंग लगाई जाएंगी, ताकि जो अपर एरिया है अफ्रीका का, जो वहाँ पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट साउथ में ना आए। तो वो एक तरीके से एक वॉल होगी जिसे हम ग्रेट ग्रीन वॉल कह रहे हैं। ये बुर्किना फासो, डेगाटो, एरिटिगा, इथोपिया, माली, मॉरिशस, नाइगर, सेनेगल, सूडान, चैड, ये सारे कंट्रीज है, इन सबका ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे वो लाइन से वो वहाँ पे ट्रीज लगाएंगे ताकि वो जो डेजर्ट है वो साउथ में ना आए। Okay. तो ये अब तक 100 मिलियन हेक्टेयर है वो रिस्टोर कर चुके हैं। उस 100 मिलियन रिस्टोर में से 250 मिलियन टन कार्बन है वो प्रोड्यूस होता है, वो वहाँ पे खत्म हो जाता है वहाँ पे 250 मिलियन टन कार्बन। तो इस चैलेंज इसकी वजह से, जो रिस्टोरेशन की वजह से क्या होता है कि अफ्रीका में जो भी एनिमल्स हैं उनको भी एक लाइफ मिल जाती है रहने के लिए, उनको भी एक एरिया मिल जाता है कि वहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं। Okay. फिर है नमामि गंगे। नमामि गंगे इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें रिवर को रिस्टोर करा जा रहा है, जो कि 2014 में लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट के लीड के अंदर। ये भी यूनाइटेड नेशन के अंडर में हो रहा है। गंगा रिवर जो है वो 2700 किलोमीटर का कोर्स है उसका, जो हिमालय से होके बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसमें 230 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं और अब तक 30,000 हेक्टेयर एफॉरेस्टेशन हो चुका है और 2030 एफॉरेस्टेशन गोल है कि 1,35,000 हेक्टेयर को हम एफॉरेस्टेशन करेंगे। ये सारे गंगा के किनारे किनारे होगा, ताकि गंगा का जो पॉल्यूशन है वो कम हो। फिर है मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप। ये अलग अलग कंट्रीज हैं जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से जुड़ जी रही हैं। तो आप देख सकते हो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। जैसे कि आप ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सॉइल इरिगेट हो रही है, सॉइल मतलब सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, ये सारी चीज़ें चल रही है जिसे हम माउंटेन फ्लैगशिप कहते हैं। कॉन्गो रवांडा उगांडा में ये 3 कंट्रीज़ हैं जो अभी इस समय प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हैं। इसमें जो गोरिल्ला की पॉपुलेशन है वो 1000 है, जो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो गई। सेकंड एग्ज़ाम्पल हो गया क्राइयोला, वहाँ पे एसिटिक एबिक है, वो इंक्रीज़ हो गई 2018 में 97 थी, वो इंक्रीज़ होके 234 हो गई, जो एक साइबेरिया में बियर्स होते हैं, जो साइबेरिया बियर्स बोलते हैं, जिसे ब्राउन बियर्स भी बोलते हैं। वो 2013 में एस्टैब्लिश करा गया था कि अब इसके हम रीस्टोर करें। फिर हम बात करते हैं आइसलैंड को रीस्टोर करने की। ये 3 आइसलैंड है जो रीस्टोर में करे गए हैं। बगांडो में 10,000 हेक्टेयर, सेंट लूसिया में 21,000 हेक्टेयर,
कॉम्ब्रोज में 82,000 हेक्टेयर। ये यहाँ पे इस आइलैंड के अंदर बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं, जिसे हम प्रेशर बना हुआ है कि हम इसे सस्टेन करना है, इकोसिस्टम के अंडर में लाना है, ताकि कोरल रीफ बची रहे। तो कोरल लीव्स हो गए, मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट हो गए, तो इसको रिस्टोर करने का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा Okay. है। अटलांट डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये राजस्थान में है। सागिया करके एक एनिमल है जो यहाँ पे ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। तो ये 2005 से इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। ये एक्चुअली ये रिस्टोर किया जाता है यहाँ पे स्टेपी गार्डन, स्टेपी ग्रासलैंड है, सेमी डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे ग्रासलैंड भी है, सेमी डेजर्ट भी है और डेजर्ट है। तो इसमें तीनों इकोसिस्टम इंक्लूड है इस राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कागिया पाए जाते हैं। कागिया का जो ग्रोथ है 2006 में 50,000 था, तो 2022 में 1.3 मिलियन हो चुका है। तो ये कागिस्तान में कागिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 95% है, मतलब कि वर्ल्ड का 95% कागिया सिर्फ यहीं में। फिर सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर, जैसे आप मैप में देख सकते हो, इसे वर्ल्ड का नेक कहा जाता है। तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल होती है, रेनफॉल भी होती है और हीट वेव भी आती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम चलाए गए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी पाई जाती है, कोका भी पाया जाता है, जो कि सॉइल फर्टाइल को बूस्ट करते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए ड्यू टू हीट वेव और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल। तो इसे रिस्टोर करा गया, जिसमें 1 लाख हेक्टेयर जो है 2030 तक टारगेट है कि वो हम इसे रिस्टोर कर Okay. फिर है बिल्डिंग विद नेचर इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसकी स्ट्रक्चरल लेंथ है 3.4 किलोमीटर। इन 3.5 किलोमीटर में 1.9 हेक्टेयर है वो मैनग्रोव को रिस्टोर करा जा चुका है। उस मैनग्रोव के अंदर 12 स्पीसीज हैं और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर 300 हेक्टेयर का है। एक्वाकल्चर होता है कि जहाँ पे हम फिश उगाते हैं, फार्मिंग के लिए हम वो करते हैं। तो वहाँ पे अब तक उस एक्वाकल्चर के लिए 277 फार्मर को हम ट्रेन कर चुके हैं। तो ये आप मैप में आप Okay. देख सकते हैं किस तरीके से ये पार्टनर जो है नॉलेज शेयर हो रही है पार्टनर के अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें आप एनजीओ भी इन्वॉल्व हैं, स्कूल भी इन्वॉल्व हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो सारी चीज़ इसमें इसके अंदर इन्वॉल्व है। Okay. अब चाइना में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि आप मैप में देख सकते हो, जो रेड कलर का पोर्शन है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ईयर्स में ये रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम चालू करेंगे। इसके अंदर चाइना के लैंड भी इंक्लूड है और कोस्टल एरिया भी इंक्लूड है। तो इस चाइना में एक मोंकी मिलता है जिसे हम वाइट हेडेड लंगूर लंगूर बोलते हैं, वो वहाँ पे पाया जाता है, उसको रिस्टोर करने का प्रोग्राम है। वहाँ पे डक मिलती है जिसे हम बेयर पॉचट कहते हैं। तो अब तक बेनिफिशरी देखा जाए तो 1.160 मिलियन बेनिफिशरीज को हम रिस्टोर कर चुके हैं, और हमारा जो टारगेट है 2030 में चाइना में 360 मिलियन हेक्टेयर को इस इनिशिएटिव के थ्रू रिस्टोर करना। Okay. तो अब कंक्लूजन ये निकला कि हमें डिग्रेडेड और पॉल्यूटेड इकोसिस्टम को इस ओरिजिनल फॉर्म में लाना एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर इसे एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट लाना और इम्प्रूव करना हमारी स्पीशीज की चाइल्डहुड लाइवलीहुड के लिए। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का जो प्रोग्राम है जिसे हम डिग्रेडेड डैमेज डिस्ट्रॉय कहते हैं, ये पॉलिसी जो है वो 2002 में एक तरीके से सारी कंट्रीज में लागू कर दी गई थी। तो ये जो प्रोग्राम है ये 2002 की पॉलिसीज के अंडर के काम कर रहा है, और ये एक पाथवे बना हुआ है जिसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है उसको इंक्लूड करके एक पोटेंशियल लाना कि इस लिमिटेड टाइम के अंदर, इस टारगेट टाइम के अंदर इसे कंप्लीट करना
ओके। सो क्षितिज, ऐसा कोई ये सारे जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं ये तो यूएन के थ्रू हो रहे हैं। सो ऐसे कॉमन लोगों को अगर कुछ पार्टिसिपेट करना है, ऐसा कुछ, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर दैट, और ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल्स पर होता है? ये जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया ये सारे यूनाइटेड नेशन के अंडर में हो रहे हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में हो रहे हैं तो ये काफ़ी बड़े प्रोग्राम हैं, बड़े लेवल पर हैं, तो इसलिए वो यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप नॉर्मली आप जाना चाहो तो आपके अंदर जो घर के पास जो पार्क हो गए और गार्डन्स हो गए, तो आप खुद भी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। आप खुद भी इनिशिएटिव लेके आप पार्क में प्लांटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई क्या सिस्टम नहीं है कि आप आपको इन्वॉल्व होना होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप मदर अर्थ के लिए कुछ आप काम कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो आप इसमें। That is very true. That is a very good message and a nice note to end with, audience. तो अगर आप सच्ची चाहो तो आपके पास, आपको आपके ही सिटी में, आपके लोकेलिटीज में बहुत सारे एनजीओज मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रीन यात्रा भी है जो बहुत सारा रिस्टोरेशन का काम करता है, फॉरेस्ट का एज वेल एज मैनग्रोव्स का एज वेल एज वाटर बॉडीज का, लाइक क्षितिज वर्क्स ऑन वाटर बॉडी रिस्टोरेशन इन नोएडा रीजन। तो आप ऐसे एनजीओज के साथ वॉलंटियर वगैरह कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ द लैंड इन योर एरिया। एंड थैंक यू सो मच क्षितिज, आपका ये प्रेजेंटेशन जो था वो बहुत नॉलेजेबल था। आपने पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें लोग क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन किया, उसमें गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन किया, अलोंग विद एग्जांपल्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड दिस सर्व्स एज अ एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि हम देख सकते हैं कि हमें जब लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं, यही सब जो है जो हमें मोटिवेट कर सकता है कि हम भी कंट्रीब्यूट करें in these things in small little ways. So thank you so much Chitij for drawing light on this topic, and audience, I really hope you enjoyed today's session and we hope to see you next Saturday. Bye bye.